हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। जगन्नाथ पांडे, प्रभा विश्वकर्मा, अरबाज खान, शिवानी, विकास यादव, जितेंद्र सिंह, आकाश कुमार, अंजलि तोमर, दीपक ठाकुर, रूपा यादव, विकास, कोमल खटाना, निखिल प्रताप सिंह, समर चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, जगन्नाथ, रानू सिंह, बहुत बढ़िया, अंकित कौल, संदीप, आनंद प्रतापगढ़, राजू यादव, रिंकी पुरोहित, वंदना यादव, संजना चौधरी, प्रकाश यादव, चलिए, दीपक रॉय, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 5 क्लास हम लोगों की हो चुकी है। इवन 9-10 क्लास में चैप्टर जो है वो खत्म होगा। इसके जस्ट बाद जो कराऊंगा दोस्त, वो मैं पार्टनरशिप कराऊंगा। पार्टनरशिप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, अगर मैं 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो रेशो से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है वो सिक्के वाला क्वेश्चन बना है, यानी कॉइन वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा बना है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 90% शिफ्टों में जो है वो सिक्कों का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 10% ही ऐसी शिफ्ट है जिसमें अदर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ अगर 2020 के 2021 के हिसाब से देखते हैं तो सिक्के वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिक्के वाला ही क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी कि प्रथमानुपात के बारे में बात की, मेन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपात के बारे में बात की, तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, और चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में बात की। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रथमा और चतुर्थ में हमेशा वो आपको 3 वैल्यूज देगा। प्रथमा पूछता है तो पहली 2 की गुणा करके बाद के से भाग कर देना। चतुर्थ पूछता है तो बाद की 2 की गुणा करके पहले से भाग कर देना। मध्यानुपात और तृतीय अनुपात में वो हमेशा 2 वैल्यूज आप लोगों को देगा। दोनों की गुणा करके वर्गमूल करोगे तो मध्यानुपात आएगा, और बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहली से भाग करोगे तो मेरे दोस्त तृतीय अनुपात आपके सामने आएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन अब जो है ये ट्रेंडिंग में बने हुए हैं दोस्त। मैंने कल आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराए थे, ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब 4 संख्याएं आप लोगों को दी हो और उसमें कुछ जोड़ने और घटाने के बाद वो संख्याएं समानुपात में आ जाएं, वो संख्याएं समानुपात में आ जाएं, तो मेरे दोस्त उसका क्या है, इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो आपको वो संख्या निकाल के इन दोनों का मध्यानुपाती निकालना है। सुनिएगा, 4 संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं। इन संख्याओं में से कोई एक संख्या x घटाई जाती है। जब हम x घटा देते हैं तो वो संख्या जो आती है वो समानुपात में आ जाती है, यानी पहली 2 का रेशो जो है वो अगली 2 के रेशो के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 12 वाले क्वेश्चन बेटा सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा। ये कौन है? सरगालिया सिंह, आवर्त दशमलव बोलते हैं उन्हें, सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा। तो उसने पूछा है वो x+4 और x/2 - 1 के बीच मध्यानुपात क्या है। तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या x की वैल्यू आप लोग मुझे डायरेक्ट बता सकते हो? पहले और आखिरी की गुणा करके बताइए फटाफट कितना आएगा। 21 चौक 84 को 4 हासिल लगे 8, 21 छिक्का 126, 126 और 8 134 हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहां देखिए 22 छिक्का 132, 1320 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 24 निकल के आएगा। क्या किया आपने? इसकी इसमें गुणा करी, इसकी इसमें गुणा करी, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया, आपने डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, जिसकी आपने गुणा की है जस्ट उनको जोड़ दीजिए। 2164 कितने हो जाएंगे? 85 हो जाएंगे। 2164 85 हो जाएंगे, और 22 और 60 जो है वो 82 हो जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे जी ये 3 आएगा। अगर इसके डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं तो वो वैल्यू आ जाएगी जिसे घटाने के बाद ये संख्याएं समानुपात में होंगी।
यानी 8 को अगर इन सभी संख्याओं में से घटा दिया जाए तो पहली दो का जो रेशो होगा बाद की दो के रेशो के बराबर होगा। ये बात क्लियर होगी। आगे सुनना, क्वेश्चन ने कहा है भाई इन दोनों के बीच मध्यानुपात क्या है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है 8, 8 और 4 क्या हो गया 12 हो गया। x की वैल्यू कितनी है 8, 8 में से 2 गया 8/2 मतलब 4, 4 में से 1 गया तो 3। आपसे इन दोनों का मध्यानुपात पूछा है तो मध्यानुपात निकालने का तरीका दोनों का गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपात होता है। तो 12 तिया 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो जो बच्चे 8 दे रहे हैं गलत होगा। 8 8 जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी। अगर उस संख्या के बारे में आपसे पूछा होता तो आप जवाब 8 देते। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है ये 4 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, प्रत्येक से x घटा दिया जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो इन दोनों का मध्यानुपाती आपसे पूछा है। बिल्कुल डिक्टो पहले जैसा क्वेश्चन है, एक बार बहुत तेजी से सॉल्व करके बता दीजिए। 19 दूनी 38 को 8 होगा, हासिल लगे 3, 19 पंजे 95 और 3 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 47 दूनी 94 होते हैं तो ये 940 हो जाएगा। जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आपका भी 48 आएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अब आप एक चीज समझिए, जिनकी आपने गुणा की है जस्ट उन दोनों को जोड़ना है। जब 52 में 19 जोड़ते हैं तो 71 आता है, ठीक है। 47 में 20 जोड़ते हैं तो 67 आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहेंगे 4 आएगा। अगर इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो वो x की वैल्यू आ जाएगी, जिसे घटाने के बाद जो है ये समानुपात में हो जाएंगे। यानी 12 मेरी वो संख्या है जिसे अगर मैं इसमें से घटा दूं तो पहली दो का जो रेशो होगा वो बाद की दो के रेशो के बराबर आ जाएगा। तो बस यहां पुट कर दीजिए, 12 और 13 कितना हो गया 25 हो गया, और 12 में से 8 गए तो 4 हो गया। इन दोनों का मध्यानुपात पूछा है तो दोनों का गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपात होता है। तो 25 का वर्गमूल कितना 5 होगा, 4 का वर्गमूल कितना 2 होगा, आंसर कितना 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है, एक जोड़ने वाला कर लीजिए फिर अपना टाइप चेंज करेंगे। एक जोड़ने वाला कर लीजिए फिर अपना टाइप चेंज करते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जब x को इन चारों संख्याओं में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। मैंने आपको बताया था चाहे जोड़ने वाला क्वेश्चन आए चाहे घटाने वाला क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट बना कहां से था वो भी मैं आप लोगों को दोस्त बता चुका था, वो ये कॉन्सेप्ट बना कहां से था। तो करिएगा गुणा। यहां से देखिए 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20 हो जाएगा। ठीक है, 19 13 निम्मा 117 को 7 हासिल 11, 13 निम्मा 117 को 7 हासिल 11, 13 एकम 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 247 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 44 यहां पे बच रहा होगा। ठीक है, 7 और 29 को जोड़ोगे तो 36 आएगा, और 13 और 19 को जोड़ोगे तो 32 आएगा। 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अगर 44 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 11 मेरी वो संख्या आ जाएगी जिसे जोड़ने के बाद जो है ये संख्याएं समानुपात में होंगी। जिसे जोड़ने के बाद ये संख्याएं जो हैं वो समानुपात में होंगी। तो उसने कहा है इसका मध्यानुपात आप लोगों को बताना है। ठीक है, हाँ चलिए। तो x की वैल्यू 11 है, 11 तिया 33, 33 में से 8 जाएगा तो बेटा 25 बचेगा, और 11 और 5 16। इन दोनों का आपसे मध्यानुपात पूछा है तो दोनों की गुणन करके और वर्गमूल निकाल देना। 25 का वर्गमूल 5 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है हम लोगों के सामने जो टाइप शुरू होने जा रहा है मेरे दोस्त
अब वो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी 2021 में कुछ शिफ्टों में पूछे गए थे, है ना, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमने कमाया है, इनकम जो है हमारी, जो भी हमने कमाया है वो दो पार्ट में मेरे दोस्त डिवाइड होता है। जो भी हम लोगों ने कमाया है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो कौन से दो पार्ट है? तो पहला पार्ट होगा दोस्त एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। या तो हम उस पैसे को खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, या फिर हम उसकी सेविंग करेंगे, बचत करेंगे, या फिर हम उसकी सेविंग करेंगे, बचत करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, इनकम बराबर जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। तो 36 और 32 कैसे आया बेटा? रूट दे जोड़ लो ना, 7 और 29 36 होता है, 13 और 19 32 होता है। ये कल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, कभी नहीं पूछेगा, नाम थोड़ी ना पूछेगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। भाई इसे बंद कर देना, है ना। चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए दोस्त। एक हम लोग इसके अंदर ही पढ़ने वाले हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड जो है वो रेशो का सबसे बेहतरीन मेथडों में से एक मेथड है। बहुत सारे क्वेश्चंस को ये छोटा करने का काम कर रहा होता है। इवन इवन ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग रहा होता है। अब ध्यान से सुनना कि ये मेथड एक्चुअल में होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्रॉस मेथड इस क्वेश्चन में लगाना है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कोई रेशो आप लोगों को गिवन है, ध्यान से सुनना, कोई रेशो आप लोगों को गिवन है, कोई भी रेशो आप लोगों को गिवन है, इस रेशो में कुछ घटाने बढ़ाने के बाद, घटाने बढ़ाने के बाद, घटाने बढ़ाने के बाद का रेशो फिर गिवन है, घटाने बढ़ाने के बाद का रेशो फिर गिवन है, तो आप लोग समझ जाना, आप लोग समझ जाना कि यहां क्रॉस मेथड लगने वाला है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। कोई रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे मान लो आपसे कहा गया कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी इनकम का रेशो जो है वो ये है, तो एक रेशो आप लोगों को दे दिया। उनकी सेविंग जो है वो 4000 और 6000 है, तो इसकी 4000 सेविंग है, इसकी 6000 सेविंग है। इसे घटाने के बाद जो है खर्चा निकल के आएगा। भाई इनकम में से सेविंग घटाने के बाद खर्चा निकल के आएगा। तो मैंने कहा है अगर इस रेशो में से कुछ घटाने बढ़ाने के बाद का रेशो आपको दिया हुआ हो तो आप क्रॉस मेथड वहां लगा रहे होंगे। इनकम का रेशो कुछ दिया हुआ था, एग्जैक्ट सेविंग आपको दी हुई थी, और सेविंग के बाद एक्सपेंडिचर का रेशो आपको दिया हुआ था। यानी कि इनकम के रेशो में से सेविंग को घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर का रेशो आएगा। तो यहां दिमाग में आना चाहिए कि क्रॉस मेथड लगेगा, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। उसने कहा एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है। अगर क्रय मूल्य में 200 की वृद्धि कर दें, विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि कर दें, तो अनुपात ये बन जाता है। यानी पहले एक अनुपात दिया हुआ था, फिर उसमें वृद्धि या कमी करने के बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी इसमें क्रॉस मेथड लग जाएगा, ठीक है। मैं समझाता हूं, लिख के समझाता हूं, देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आय का अनुपात देख लेते हैं। इनकी आय का अनुपात जो है वो 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा सेविंग जो दी है, सेविंग जो दी है, ये वाला व्यक्ति जो है वो 3000 बचाता है और ये वाला व्यक्ति जो है वो 2000 बचाता है। तो इनकी एक्सपेंडिचर का रेशो कितना हो जाता है? एक्सपेंडिचर का रेशो जो हो जाता है वो 7:4 हो जाता है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, ऐसे ही मैं जनरल बता रहा हूं। मैंने कहा आय का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से समझना, मैं क्रॉस मेथड कैसे दिमाग में आएगा। आय का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, आय में से अगर सेविंग को घटा देंगे, आय में से इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो क्या एक्सपेंडिचर का रेशो आएगा। तो
अगर शुरुआत वाले रेशो में से कुछ घटाने और जोड़ने के बाद का रेशो भी आप लोगों को दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि यहां क्रॉस मेथड लगने वाला है। क्रॉस मेथड लगता कैसे है उस चीज का भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्रॉस मेथड लगता है, क्रॉस का मतलब तिरछा, तो मेरे दोस्त तिरछी गुणा करिए, आप इसकी गुणा इसमें करिए, इसकी गुणा मेरे दोस्त इसमें करिए। आप क्या पाएंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए। 7 दूनी 14 और 14 में से क्या घटाना होगा, 4 तिया 12,000 को घटाना होगा। घटा दिया क्या 12,000। अब यहां देखिए 4 चौक 16, 7 तिया 21, 21 में से 16 जाएंगे, 21 में से 16 जाएंगे तो इसके बराबर लिख दीजिए। आप कहेंगे 21 में से 16 गया 5, 14,000 में से 12,000 गए तो 2,000 बचेंगे। 5 की वैल्यू 2,000 है तो 1 की वैल्यू जो आएगी वो 400 आ जाएगी। आएगी क्या। अगर 1 की वैल्यू 400 आ चुकी है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, 1600 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 400 है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की वैल्यू जो है वो 1200 आ जाएगी। आएगी या नहीं भाई, ध्यान से समझो। 14,000 में से 12,000, देखो ये थोड़ा सा मतलब मैंने रैंडमली ऐसी वैल्यू ले ली है तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आप ये सोचोगे कि 3,000 कैसे बचा लिए, कमाए तो 1600 है। तो मैं बस जस्ट एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिल लेके बता रहा हूं कि अगर इनकम का रेशो ये दिया हुआ है, उसके बाद एग्जैक्ट सेविंग आप लोगों को दी हुई है और फिर एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है तो आप वहां क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसे छोड़ो। एक एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़िए और मुझे ये बताइए कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा। हाँ मैं समझा देता हूं, टेंशन ना लो, थोड़ा सा शांति बनाओ। कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को पहले इसमें क्रॉस मेथड लगाना है। तो आप एक चीज समझिए, उसने कहा है ए और बी की आय का अनुपात 6:11 है। यहां आप ए लिख लीजिए, यहां आप बी लिख लीजिए। आपसे पूछा गया इसकी आय का अनुपात जो है वो 6 और 11 आपको दिया हुआ है, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात जो है, उनके खर्च का अनुपात जो है वो कितना दिया हुआ है, खर्च का अनुपात जो दिया हुआ है वो 1:2 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। यदि ए और बी क्रमशः सेविंग जो है, बचत जो दे रखी है, यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 11,500 की बचत करते हैं, ये 9,000 की बचत करता है, ये 11,500 की बचत करता है, तो बी का खर्च वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मैं सब कुछ निकालूंगा, मैं सब कुछ निकालूंगा बेटा, इनकम भी निकालूंगा, मैं इसकी सेविंग भी निकालूंगा। ध्यान से सुनना, जो चीज क्वेश्चन में दी हुई थी वो मैं लिख चुका हूं। अब शांति बना के रखना, कमेंट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो भाई साहब फिर बाद में कह रहे होंगे कि हमें चीजें समझ में नहीं आई, आप अपने आप ही करते रहते हो। ध्यान से सुन लेना। पहले सबसे पहला सवाल कौन से मेथड से करें, तो मैं कहूंगा क्रॉस मेथड से करो। आप कहेंगे जी क्रॉस मेथड से कैसे दिमाग में आएगा। मैंने कहा है जब भी कोई एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, उसके बाद घटाने बढ़ाने वाली चीजें आप लोगों को दी हो और फिर एक रेशो आप लोगों को दिया हो, तो समझ जाना कि यहां क्रॉस मेथड लगने वाला है। भाई इनकम का रेशो दिया है, इनकम के रेशो में से अगर मैं सेविंग को घटा दूंगा तो क्या एक्सपेंडिचर का रेशो आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस मेथड ये कहता है कि आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 11,500 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 11,500 आएगा। 9,000 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 18,000 आएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, हो गया, नीचे लग गया क्रॉस मेथड। ठीक वैसा ही क्रॉस मेथड मेरे दोस्त ऊपर लगा दीजिए। 6 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 11 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसके डिफरेंस के बराबर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, इसके डिफरेंस के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि आप एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, आप एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6500 निकाल चुके हो। आप एक पार्ट की वैल्यू जो है, आप एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 6500 निकाल चुके हो।
कैसे? 12 में से 11 गया, 1 बचेगा। 18,000 में से 11,500 जाएंगे तो 6,500 बचेंगे। आपके पास एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है? अगर वो आपसे एक ही इनकम पूछता है, अगर वो आपसे एक ही इनकम पूछता है तो 1 बराबर 6500, तो 6 बराबर कितना आएगा? एक ही इनकम आ जाएगी 600, 600, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 छंग 36 और 3 39 आ जाएगी। अगर वो बी की इनकम पूछता है, ये ए की इनकम है, अगर वो बी की इनकम आपसे पूछता है तो 1 बराबर 6500, तो 11 बराबर 1100, 1100, 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 छिंग 66 और 5 71 हो जाएगा। आगे क्या? दोनों की इनकम। अगर वो दोनों का खर्चा पूछता है, ए और बी का खर्चा पूछता है, तो अगर ए की कमाई में से ए की बचत को घटा दूं, 39,000 में से 9,000 जाएंगे तो ए का खर्चा आ जाएगा 30,000। बी की कमाई में से बी का खर्चा घटा दूं, बी की कमाई कितनी है? 71,500, उसमें से 11,500 घटा दो तो बी का खर्चा कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। तो क्या ये चीज आप लोगों के दिमाग में आ चुकी है? क्या चारों क्वेश्चन आप लोग निकाल पाओगे? क्या चारों क्वेश्चन आप लोग निकाल पाओगे? अब आप ये कहोगे जी ये मेथड तो कुछ रटने वाला हो गया। एग्जैक्टली रटने वाला नहीं है। आप इसके साथ x मानिए, इसके साथ x मानिए। इसकी आय 6x हो गई, इसकी आय 11x हो गई। 6x में से 9,000 घटा दीजिए, 11x में से 11,500 घटा दीजिए, दोनों के रेशो को इसके इक्वल रख दीजिए। x की वैल्यू 6500 निकल के आएगी। उस x की वैल्यू को यहां रख देंगे, इनकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से बचत घटाएंगे, इनका टोटल खर्चा आ जाएगा। किया वही है, लेकिन उस x के नामो निशान को मैंने मिटा दिया है। मेरी बात को दोबारा से सुनना, फिर से इस बात को कॉपी में लिख लो कि जब भी एक रेशो दिया हुआ हो, जब भी एक रेशो दिया हुआ हो, उसके बाद कुछ कमी या वृद्धि करके दूसरा रेशो दिया हुआ हो, तो आपको वहां क्या लगाना है? आपको वहां क्रॉस मेथड लगाना है। एक बच्चा कह रहा है जी इतना बड़ा करना पड़ेगा, तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है ना, आप मुझे मजबूर मत करो कि मैं इस स्क्रीन को कमेंट बॉक्स वाली को हटवा दूं। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है? आपको ये करना है मेरे साथी, हाँ आपको ये नहीं, 2 गुना डायरेक्ट मत करना, हमेशा एक की गुणा जो है आय निकाल सकते हो, और आय में से बचत घटाने के बाद ही आपकी जो है खर्चा आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको 6-11 रेशो दिया है, बचत 9,000 और 11,500 दी है, बचत घटाने के बाद खर्चे का रेशो 1-2 दिया हुआ है। ठीक है, दिए। देखिए अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 11,500 एकम 11,500, 9,000 दूनी 18,000, 18,000 में से 11,500 घटा दिया। ऐसे ही ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, 12 में से 11 घटा दिया, दोनों को बराबर रख दिया। तो एक पार्ट की वैल्यू 6500 आ चुकी है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 6500 आ चुकी है तो 6 पार्ट की वैल्यू, पहले की इनकम 39,000 आ जाएगी। अगर एक बराबर 6500 तो 11 बराबर दूसरे की इनकम कितनी आ जाएगी? 71,500 आ जाएगी। पहले की इनकम में से पहले की बचत घटा दोगे, पहले का खर्चा आ जाएगा। दूसरे की इनकम में से दूसरे का खर्चा घटा दोगे, दूसरे की बचत घटा दोगे, दूसरे का खर्चा आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने यहां आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताया है। यहां तो चलो दोनों जगह बचत है, लेकिन वो हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि शुरुआत में रेशो जो है वो 6-11 है, अगर पहले में 3 बढ़ा दें और दूसरे में से 5 घटा दें तो ये संख्याओं का रेशो 4-3 बन जाता है। तो यहां भी आप लोग क्रॉस मेथड ही लगा रहे होंगे, मतलब कुल मिला के पहला रेशो दिया हुआ हो, घटाने बढ़ाने के बाद का रेशो दिया हुआ हो, तो आप हमेशा क्रॉस मेथड लगाओगे। ठीक है, सॉर्ट होगा भाई, सॉर्ट होगा क्वेश्चन करने से, ऐसे कमेंट लिखने से सॉर्ट थोड़ी ना होगा। ये रहा सॉर्ट, जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा, भाई से चलाना। ऐसे सॉर्ट नहीं होता, कमेंट में लिख दिया जी सॉर्ट बताओ, इसे खोल दो। डायरेक्ट नहीं करेंगे, जो एक की वैल्यू निकल के आएगी उसकी गुणा आय के रेशो में करेंगे, आय डायरेक्ट निकालेंगे, और आय में से खर्चा घटा के तब हम लोग जो है बचत को निकालेंगे, या आय में से बचत को निकाल के तब खर्चा हम लोग निकालेंगे। देखो ध्यान से, यहां
उसने कहा है ए और बी जो है वो दो व्यक्ति हैं, आपने ए और बी दो व्यक्ति लिख दी। इनकी आय का अनुपात कितना दिया है? इनकी आय का अनुपात 3:7 आप लोगों को दिया हुआ है। ए की आय में 4500 की वृद्धि करी, अगर वृद्धि करी है तो यहां प्लस का 4500 लिखिए। ए की आय में 4500 की वृद्धि कर दी, बी की आय में 6750 की कमी कर दी है तो माइनस लिख दीजिए। बी की आय में 6750 की कमी कर दी, और उनकी आय का नया अनुपात क्या हो जाता है? 6:11 हो जाता है। क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि यहां क्रॉस मेथड लगेगा? क्या आपको पता चल रहा है कि यहां क्रॉस मेथड लगेगा? मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पहले रेशो दिया हुआ था 3:7, उसमें कमी या वृद्धि करने के बाद का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो क्या आप लोग कह देंगे कि यहां जो है वो क्रॉस मेथड लग जाएगा? लगाओ मेरे दोस्त, क्रॉस मेथड क्या कहता है। आप गुणा करिए 600, पहले इसकी गुणा करिए 1100, 1100, 11×5 = 55 को 5 हासिल 5, 11×4 = 44 और 5 49 हो जाएगा। होगा या नहीं? अब इसकी गुणा करिए 600 होगा, 6×5 = 30 को 0 हासिल 3, 6×7 = 42 और 3 45 को 5 हासिल 4, 6×6 = 36 और 4 40 हो जाएगा। होगा या नहीं? भाई जब आपने इसकी गुणा इसमें करी तो 49,500 आया, जब इसकी गुणा इसमें करी तो 40,500 आया। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, ये तो माइनस में ही आएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, तो ज्यादा ये है कम ये है तो घटा दीजिए मेरे दोस्त। इसको किसके बराबर लिखना है मेरे साथी? 3 की गुणा 11 में करी 33 आया, 7 की गुणा 6 में करी 42 आया, तो 42 में से क्या घटा देंगे? 33 घटा देंगे, तो 42 में से 33 जाएगा तो 9 बचेगा। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए बेटा, 0 0 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। क्या 9 बराबर इतना आ चुका है? तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10,000 निकल के आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 10,000 निकल के आ जाएगी। तो उसने पूछा है उनकी वर्तमान आय का योग कितना है। ध्यान देना, अगर 1 बराबर 10,000 आ चुकी है तो 3 बराबर किसके आएगी? 3 बराबर 30,000 के आ जाएगी। 1 बराबर 10 आ चुकी है तो 7 बराबर किसके आएगी? 70,000 की आएगी। अगर पुरानी इनकम पूछा होता, अगर पुरानी इनकम पूछा होता तो इसकी इनकम 30,000 होती और इसकी इनकम 70,000 होती। लेकिन अगर वो नई इनकम आपसे पूछना चाह रहा है तो 30,000 में 4500 जोड़ दोगे तो इसकी नई इनकम 34,500 हो जाएगी। 70,000 में 6750 घटा दोगे तो इसकी नई इनकम कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 70,000 में से 6750 घटा दो, 0 आ गया। 10 में से 5 गया, 5 आ गया। 9 में से 7 गया तो 2 आ गया। 9 में से 6 गया, 6 गया, 3 आ गया, तो 63,250 आ जाएगी। नई इनकम बच्चा ये आ चुकी है उनकी। अब दोनों का ये योग पूछना चाह रहा है, तो दोनों का योग कर दो, कितना बैठेगा? कितना बैठ रहा है भाई दोनों का योग? ये तो इतना नहीं बैठेगा। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि होने पर उनकी, अच्छा नई आय का योग पूछ रहा है बेटा। गलत हो गया, गलत, थोड़ा सा गलत हो गया। नई आय का योग पूछ रहा है, नई आय का योग पूछ रहा है, नई आय का योग पूछ रहा है। तो नई आय का योग रहेगा 11 और 6 17 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर इतना है, 1 बराबर 10,000 है, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 1,70,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1,70,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा से समझो मेरे दोस्त। पहले रेशो क्या दिया हुआ था? 3:7 आप लोगों को दिया हुआ था। इसकी आय में 4500 की वृद्धि हुई, इसकी आय में 6750 की कमी हुई। वृद्धि और कमी के होने के बाद रेशो आप लोगों को ये दे दिया। क्रॉस मेथड दिमाग में आया, पहला रेशो दिया हुआ था, वृद्धि और कमी होने के बाद का रेशो दिया हुआ है, तो क्रॉस मेथड आपके दिमाग में आ गया। आपको क्या करना है? 4500 की गुणा 11 में करनी है, 49,500 आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें करनी है,
और इसकी गुणा दोस्त इसमें करनी है। तो जब आपने इसकी गुणा इसमें करी तो 49,500 आ गया। 6750 की गुणा 6 में करी तो 40,500 आ गया। ये माइनस में आएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देना है, घटा दिया मेरे दोस्त। ठीक वैसे ही ऊपर कर दो। 7 छिंग 42, 11 तिया 33। 42 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। बचेगा या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं 9 बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। जब दोनों जुड़ेंगे मेरे दोस्त, जब दोनों जुड़ेंगे तो ये 90,000 के बराबर आ जाएगा। आएगा या नहीं? अगर 9 बराबर 90,000 है तो 1 बराबर 10,000 आएगा। उसने वर्तमान की आयु का योग, वर्तमान की आय का योग पूछा है, तो वर्तमान में इनकी आय है 6 और 11। इसका योग वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी वो 17 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर अगर 10,000 है तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 1,70,000 हो जाएगा। राकेश कुमार जी कह रहे हैं सर यहां से क्या एक्सपेंडिचर निकल सकता है? भाई कहीं एक्सपेंडिचर का जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? क्या एक्सपेंडिचर का जिक्र कहीं किया हुआ है? नहीं किया हुआ तो एक्सपेंडिचर क्यों निकलेगा बेटा यहां से? यहां इनकम के बारे में दिया हुआ है। शुरुआत में इनकम ये थी, उसमें वृद्धि या कमी करने के बाद इनकम ये होगी। तो आप या तो शुरुआत वाली इनकम निकाल सकते हो या फिर बाद वाली इनकम निकाल सकते हो। केवल 2 चीजें यहां से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई? चलिए, बहुत शानदार। हाँ, भैया जी माइनस, बेटा ये वृद्धि हुई है, वृद्धि होती है तो प्लस लिखते हैं, कमी होती है तो माइनस लिखते हैं। जब इन दोनों की गुणा करोगे तो ये आएगा, जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो ये माइनस में आएगा। और ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है, इसलिए बीच में एक और माइनस आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार यहां खुद से करके देखिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यहां खुद से करके देखिए। हाँ होगा, देखो बढ़ाऊंगा बेटा इस क्लास के टाइम को 6-7 तारीख के बाद बढ़ाऊंगा, क्योंकि 6-7 तारीख में मेरा दिल्ली पुलिस खत्म हो जाएगा, फिर हम इसे 1.5 से 1.25-2 घंटे की क्लास कर लेंगे। ठीक है, आराम से बढ़ जाएगा, आप टेंशन मत लो। रवि और शिव की मासिक आय, आय का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। कौन कौन है? 2, एक रवि दिया हुआ है और एक जो है आप लोगों को शिव दिया हुआ है। ठीक है, दोनों की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, उनके मासिक खर्च का अनुपात ये है। मासिक खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है? मासिक खर्च का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक प्रति माह 4,000 की बचत करता है, ये भी 4,000 बचाता है और ये भी 4,000 बचाता है, तो आपसे अब वो कुछ भी पूछ ले, आप सब कुछ निकाल पाओगे। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताइए, क्या यहां क्रॉस मेथड लगाएंगे? आपने कहा 4,000 की गुणा 3 में करी 12,000 हो गया, 4,000 की गुणा 1 में करी 4,000, यानी ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। घटा दिया क्या आपने? अब यहां से देखिए, 1 की गुणा 3 में करी 3 आ गया और 1 की गुणा 2 में करी 2 आ गया, यानी इसे 3 - 2 के बराबर लिख दो। आ गया क्या 3 - 2 के बराबर? अब 1 बराबर किसके आएगा? 12 में से 4 जाएगा तो 1 बराबर जो है वो 8,000 के आ जाएगा। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन में, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन में 1 बराबर 8 आया है, तो रवि की इनकम 8,000 आ गई और शिव की इनकम 16,000 आ गई। रवि की इनकम 8,000 आ गई, शिव की इनकम 16,000 आ गई। ठीक है मेरे दोस्त, आपकी आय आ चुकी है। अगर इनकम में से बचत घटाओगे तब सेविंग निकल के आएगी। तो 8,000 में से 4,000 जाएंगे तो खर्चा कितना निकल के आएगा? 4,000 आएगा। और 16,000 में से 4,000 जाएंगे तो इसका खर्चा कितना निकल के आएगा? 12,000 आएगा। तो वो अब कुछ भी पूछ ले, आप सब कुछ निकाल देंगे। क्वेश्चन ने कहा है शिव की मासिक आय कितनी है, तो वो 16,000 है।
रवि की मासिक आय कितनी है, वो 8,000 है। रवि का मासिक खर्चा कितना है, वो 4,000 है। शिव का मासिक खर्चा कितना है, वो 12,000 है। दोनों का रेशो देखोगे तो वो 1:3 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? जब भी आप लोगों को शुरुआत का रेशो दिया हुआ हो, उसमें कुछ चीजें जोड़ने घटाने के बाद आप लोगों को फिर से रेशो दिया हुआ हो, तो समझ जाना कि क्रॉस मेथड वहां लगने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्रॉस मेथड जो है वो नहीं लग रहा है। पहले थोड़ा सा समझिए क्या कहना चाह रहा है। हाँ देखिए, ए बी और सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यानी ये क्या है, हाँ देखिए, उसने कहा है ए ने अपनी इनकम का 80% खर्च कर दिया, बी ने अपनी इनकम का 85% खर्च कर दिया और सी ने अपनी इनकम का 75% जो है वो खर्च कर दिया है। ठीक है, यदि उनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में है और ए तथा सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, तो बी की आय ज्ञात करें कि बी की आय कितनी हो जाएगी। बी की आय कितनी हो जाएगी, फटाफट मुझे बताइए। शुभम कुमार, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। थर्ड ऑप्शन में कौन सा साइन दे रखा है आपकी टेक्निकल टीम ने, थर्ड ऑप्शन में? अच्छा, ये रुपए का गलती से बन गया, इतना गौर मत किया करो। ठीक है, आंसर बता तो दिया बेटा, उसने क्या पूछा है, शिव की मासिक आय पूछा है, 16,000 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए यहां, बी की आय वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो बी की इनकम बता दीजिए भाई, क्या होगी बी की इनकम, फटाफट बताइए बी की इनकम क्या होगी। देखिए, ए बी और सी है, ए है, बी है और सी आप लोगों को दिया हुआ है। ए अपनी आय का क्रम से 80% खर्च करता है, ये आय है, ये आपके सामने आय है, यहां पे खर्च लिख लेते हैं और यहां पे मेरे दोस्त बचत लिख लेते हैं। तीन चीजें ही ये बनेंगी, बनेंगी या नहीं? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च करने का मतलब होता है, आप फ्रैक्शन बनाइए, 80/100 लिखिए, यानी कि 5 में से 4 रुपए खर्च कर देता है। अगर 5 रुपए इसने कमाए हैं तो इसमें से 4 रुपए खर्च कर देगा, तो कितना बचाएगा, आप कहेंगे 1 रुपया बचाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है बी जो है वो 85% खर्च कर देता है, तो 85% खर्च करने का मतलब है बेटा 85/100। 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, यानी अगर वो 20 रुपए कमाता है बी, तो उसमें से 17 रुपए खर्च कर देता है, तो अब भी वो जो है वो 3 रुपए बचाता होगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है आगे, क्वेश्चन ने कहा है सी जो है वो 75% खर्च करता है। 75% का मतलब होता है 75/100, 25 तिया 75 होंगे, 25 चौका 100 हो जाएंगे, होंगे या नहीं? अगर ये 4 रुपए कमाता है, अगर ये 4 रुपए कमाता है तो उसमें से 3 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, 1 रुपए बचाता होगा। आपके सामने सारा चार्ट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ए का 80% खर्च करा दिया है, बी का 85% खर्च करा दिया है और सी का जो है वो 75% खर्च करा दिया है हम लोगों ने। ठीक है, यदि उनकी बचत का रेशो जो है वो 8:9:20 है और ए तथा सी की आय में 18,000 का अंतर है, ए तथा सी की आय में कितने का अंतर है, 18,000 का अंतर है, तो आप एक चीज मुझे बताइए मेरे दोस्त, अगर इन दोनों की आय में 18,000 का अंतर आ रहा है, हाँ, अगर इन दोनों की आय में 18,000 का अंतर आ रहा है, तो अगर मैं इनकी इनकम मान लेता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इनकी बचत का रेशो जो है वो 8, 9, 20 करना पड़ेगा। तो ये 8 कब बनेगा बेटा, इसको 8 बनाना है, देखो इसको 8 बनाना है, ध्यान से सुनना,
अगर मुझे इसकी बचत को 8 बनाना है, ये 8 बनाना है, तो यहां क्या 8 की गुणा करनी होगी, यहां 8 की गुणा करनी होगी, यहां भी 8 की गुणा करनी होगी। ठीक है भाई, यहां क्या हो जाएगा, 40 में से 32 जाएगा तभी तो 8 बचेगा। बहुत सही। इसे मुझे 9 बनाना है, बचत को 9 बनाना है, तो यहां 3 की गुणा करनी होगी, तो यहां भी 3 की गुणा करनी होगी, यहां भी 3 की गुणा करनी होगी। क्या आ गया, 60 में से 51 रुपए खर्च कर दिए होंगे, 9 रुपए बचाए होंगे। बहुत सही। आगे दे रखा है ये वाली बचत आपको 20 करनी है, तो यहां भी आपको 20 की गुणा करनी होगी, यहां भी आपको 20 की गुणा करनी होगी, यहां भी आपको 20 की गुणा करनी होगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? आपने 80 रुपए कमाए थे, उसमें से 60 रुपए खर्च कर दिए, तो 20 रुपए बचाए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन की बचत आ चुकी है, 8 यहां आ चुकी है, 9 यहां आ चुकी है और 20 यहां आ चुकी है। आ चुकी है क्या? उसने कहा है कि ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है। ए की आय कितनी है भैया, 40 दी हुई है, और सी की आय कितनी है भैया, 80 दी हुई है। तो दोनों की आय में अंतर कितना दिया हुआ है उसने? उसने 18,000 का अंतर दिया हुआ है। या दोनों की इनकम में उसने 18,000 का अंतर दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त 40 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18,000 दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000 बटे 40 आ जाएगी। या एक पार्ट की वैल्यू जो है 18,000 बटे 40 आ जाएगी। अब उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो बी की आय आप लोगों को ज्ञात करनी है, यानी कि 60 पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है। 60 पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है। 20 तिया 60 होंगे, 20 दूनी 40 होंगे, 2 से काटोगे तो 9,000 बार कट जाएगा, और 9,000 तिया कितने होते हैं, 27,000 होते हैं। बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 27,000 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई होगी। हाँ, आइए बेटा एक बार ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे टाइम खर्च कर भी रहा हूं अपना। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ए अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। सबसे पहले 80% की फ्रैक्शन बना लो मेरे दोस्त, वो 4/5 आएगी। यानी कि अगर 5 रुपए कमाता है तो उसमें से 4 रुपए खर्च कर देता है। 5 रुपए कमाता है, 4 रुपए खर्च कर देता है, तो 1 रुपया बचाता होगा। 20% की वैल्यू आएगी, 20% 1/5 होता है। देखो 85% की वैल्यू कितनी आएगी, 85% की वैल्यू आएगी 17/20। 20 में से 17 रुपए खर्च कर दिए, 3 रुपए बचाए, और इसने 75% खर्च किए हैं, तो 75% की वैल्यू आएगी 3/4। 4 में से 3 रुपया खर्च कर दिया, 1 रुपया बचाया। अब जब मैंने यहां देखा कि मेरी बचत का अनुपात 1:3:1 आ रहा है, उसने बचत का अनुपात 8:9:20 दिया है, यानी मुझे इसकी बचत 8 बनानी है। अगर इसकी बचत 8 बनानी है तो 8 की गुणा करनी होगी। 8 की गुणा यहां करो, 8 की गुणा यहां करो, 8 की गुणा यहां करो। एक बार क्रॉस में चेक करके देखो, 40 रुपए कमाए थे, उसमें से 32 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या 8 रुपए बचा लिए होंगे? आगे क्या 8? बहुत बढ़िया। अब मैंने देखा कि इसकी दूसरे की बचत जो है वो 9 है, तो इसको 9 करने के लिए 3 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां। तीसरे की बचत जो है वो 20 है, इसको 20 करने के लिए यहां 20 की गुणा, यहां 20 की गुणा, यहां 20 की गुणा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इनकी बचत का रेशो 8:9:20 हो चुका है, और उसने भी 8:9:20 ही आप लोगों को दिया है। उसने कहा है ए और सी की आय में अंतर, दोनों की आय में अंतर कितने का? 40 का। उसने 18,000 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 18,000 बटे 40 आ जाएगा। उसने बी की इनकम पूछी, यानी वो 60 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 27,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27,000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये बात समझ में आ गई, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अब देखो, 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे करा रहा हूं मेरे दोस्त, 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे करा रहा हूं जो थोड़े से कैलकुलेटिव की तरफ आपको लेके जाएंगे। 60-40 होगा। 60-40 क्यों होगा मेरे दोस्त? इसका अंतर दिया है, ए और सी की आय में अंतर दिया है। ए की आय कितनी है? 40 है, और सी की आय कितनी है? 80 है, तो 80 में से 40 का 40 ही तो आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे साथी। अब मैं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, हाँ,
अब मैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं बेटा जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। एक बार इस क्वेश्चन को सुनिएगा, और इस क्वेश्चन के जैसे दो क्वेश्चन हैं आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए आप लोगों के क्या दिमाग में आया है, बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था? 4:3 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ है? 4:3 दिया हुआ है। ठीक है। उसने आगे क्या कहा है मेरे दोस्त? हाँ, उसने आगे ये कहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात जो है, पिछले वर्ष यानी कि, हाँ देखो ये लास्ट ईयर आय का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ था, और आगे कहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी आय का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? यहां 3:4 दे रखा है, और दूसरे का रेशो 5:6 आप लोगों को दिया हुआ है। समझना मेरे दोस्त। हाँ देखिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए बेटा, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका लास्ट ईयर का इनकम का रेशो दे रखा है 4:3, और एक रेशो और दिया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, इसका रेशो 3:4 है। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इसका रेशो 5:6 है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज थोड़ा सा समझिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन को आगे मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं इन चीजों को कंपेयर कर देता हूं। अगर मैं इसकी लास्ट ईयर की इनकम आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। इसकी लास्ट ईयर की इनकम यहां पूछूं तो 3 बताएंगे। जबकि व्यक्ति सेम है तो दोनों जगह की लास्ट ईयर की इनकम में डिफरेंस क्यों आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। अगर मैं यहां भी देखूं तो इसकी लास्ट ईयर इनकम 3 थी और यहां लास्ट ईयर इनकम 5 है, तो यहां भी ये दोनों सेम होनी चाहिए, डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो सबसे पहला काम है दोस्त आप लोगों का इन वैल्यूज को सेम करना, क्योंकि लास्ट ईयर की इनकम ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही लास्ट ईयर की इनकम है या नहीं? तो अब इन्हें बराबर कैसे करें? तो आप सबसे पहले 4 3 3 5 का एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे 60 इसका एलसीएम आएगा। 60 एलसीएम आपको पता लग गया, तो सबसे पहला काम है पहली वाली संख्या को आप 60 बना दीजिए। तो पहली वाली संख्या को 60 कैसे बनाया जा सकता है? 20 की पहली वाली संख्या को 60 कैसे बनाया जा सकता है? 15 की गुणा करके। बनेगा क्या 60? भाई 15 चौका 60 हो जाएंगे। अगर यहां 15 की गुणा करी है तो एक रेशो आपको ये पूरा दिया हुआ था, तो इसमें भी 15 की गुणा हो जाएगी। हो गई क्या? यानी कि इसकी लास्ट ईयर की इनकम 60 रुपए थी, इसकी लास्ट ईयर की इनकम 45 रुपए है क्या? अब लास्ट ईयर इसकी 60 करनी है तो इसमें कितने की गुणा करूंगा? 20 की गुणा कर दूंगा। क्या ये और ये बराबर हो जाएंगी? और पूरा रेशो ये दिया हुआ है तो इसमें भी 20 की गुणा आपको करनी होगी। इसकी लास्ट ईयर की इनकम 5 है, मुझे 45 करनी है तो यहां 9 की गुणा कर दूंगा, तो पूरे रेशो में ही 9 की गुणा हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? बस इतनी सी बता दो। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे दोस्त, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है। मेरे दोस्त सबसे पहले उसने लास्ट ईयर का रेशो दिया हुआ था इनकम का, 4:3 दिया हुआ था। फिर उसने कहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात। इसका व्यक्तिगत आय का अनुपात लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो 3:4 है, इसका लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो जो है वो 5:6 है। लेकिन आप एक चीज महसूस करो, देखो ये दोनों ही वैल्यू लास्ट ईयर की हैं। क्या ये दोनों बराबर होनी चाहिए? क्या ये दोनों बराबर होनी चाहिए? जब दोनों ही वैल्यू लास्ट ईयर की हैं तो मेरे दोस्त इन वैल्यूज को बराबर करने के लिए आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60, तो सबसे पहले इसे 60 बनाने के लिए आपने 15 की गुणा कर दी। रेशो ये कहता है अगर उसके किसी एक एलिमेंट के साथ आपने गुणा की है तो बेटा इसके साथ भी सेम गुणा आपको करनी पड़ेगी। 15 की गुणा यहां करी है तो 15 की गुणा आपको यहां करनी पड़ेगी। क्या पूरे रेशो में 15 की गुणा कर दी है आप लोगों ने? ठीक है भाई।
अब इसकी इनकम देखोगे लास्ट ईयर की वो 60 बन चुकी है, तो क्या यहां भी लास्ट ईयर की इनकम 60 बनानी है? तो 60 बनाने के लिए आप इसमें 20 की गुणा करोगे, और अगर 20 की गुणा कर दी 60 बन गया, तो पूरे रेशो में ही 20 की गुणा करोगे। यहां भी आपने 20 की गुणा कर दी। इसकी इनकम लास्ट ईयर की 45 बन चुकी है, इसे 45 बनाने के लिए 9 की गुणा करोगे, तो पूरे रेशो में ही 9 की गुणा करोगे, यहां भी 9 की गुणा कर दोगे। ठीक है भाई, पूरे रेशो में मल्टीप्लाई होती है। रेशो अगर ऐसे दिया है तो ऐसे पूरे रेशो में गुणा होगी, रेशो अगर ऐसे दिया है तो ऐसे पूरे रेशो में गुणा होगी। शुरुआत वाला रेशो ऐसे दिया हुआ था तो पूरे में 15-15 की गुणा कर दी। ये वाले रेशो ऐसे करके दिए हुए हैं, 3, 4 और 5, 6 दिए हुए हैं, तो इन दोनों में 20-20 की गुणा, इन दोनों में 9-9 की गुणा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। 15 का गुणा क्यों किया? ये वाला 15 बेटा एलसीएम, एलसीएम आया था 60। वैल्यूज को सेम करने के लिए इसे 60 बना दो। 60 कैसे बनेगा? जब 4 में 15 की गुणा करोगे तभी तो 60 बनेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है। वर्तमान वर्ष में ये कितना कमा रहा है? 80 कमा रहा है। वर्तमान वर्ष में ये कितना कमा रहा है? 54 कमा रहा है। उसने कितना दिया है वर्तमान वर्ष में? उसने 24.12 लाख दिया है। कितना दिया है? 24.12 लाख दिया है। तो मेरे दोस्त 80 और 54 134 होते हैं। 134 की वैल्यू 24.12 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24.12 बटे 134 आ जाएगी। और आगे क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है पिछले वर्ष में ए की आय जो कि 60 है, और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग क्या है? जो कि 54 है। यानी 9 छिक्का 54 और 20 दिया 60, 60 और 54 वो आपसे 114 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 114 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे इन दोनों के योग की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पिछले वर्ष ए की इनकम और वर्तमान वर्ष में बी की इनकम का योग क्या होगा? तो 20 या 60 और 54 का योग क्या होगा? 114 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन आप लोगों के लिए बता रहा था। ठीक है गुरुजी, एलसीएम 12 भी हो सकता है बेटा। 4, 3, 3, 5 का एलसीएम 12 कब से होने लगा? बताओ तुम्हें। भाई 4 और 3, 3 और 5, ये लास्ट ईयर की चारों वैल्यूज हैं। इन चारों का एलसीएम लेना है आपको। ध्यान से देखो, दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे वाला क्वेश्चन सेम है। फिर आप कहते हो जी ऐसे क्वेश्चन जो है वो हार्ड हो जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, दोबारा से समझना। इन वाली वैल्यूज को दोबारा लिख रहा हूं एक बार आपको समझाने के लिए। देखो, ये दो व्यक्ति हैं, लास्ट ईयर की इनकम दी है 4-3। ये बात समझना, एक तो रेशो दे रखा है ये लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, इसका रेशो दे रखा है 3-4। एक रेशो दे रखा है ये 5-6। एक रेशो दे रखा है ये अलग दे रखा है। ये रेशो अलग दे रखा है, और ये रेशो जो है 4-3 अलग दे रखा है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की वैल्यू आप देखोगे तो ये दोनों कॉलम लास्ट ईयर के हैं। इसमें कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 4, 3, 3, 5। अगर मैं एलसीएम पूछूं 4, 3, 3, 5 का, तो आप 60 बताएंगे। 60 बनाने के लिए, इसे 60 बनाने के लिए आपने 15 की गुणा कर दी। रेशो में तो कितने की भी गुणा कर सकते हैं। अगर 15 की गुणा कर दी तो पूरा रेशो ये कहता है कि आपको 15 की ही गुणा करनी पड़ेगी, और पूरा रेशो ऐसे था तो इसमें भी 15 की गुणा आपने कर दी। ठीक है भाई, अगर ये लास्ट ईयर की इनकम 60 बन चुकी है तो इसे 60 बनाने के लिए, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर की इनकम है, यहां 20 की गुणा होगी। 60 बन गया, तो मेरे दोस्त ये पूरा रेशो है, इसमें भी 20 की गुणा हो जाएगी। ये दोनों बराबर हो चुकी हैं, और ये दोनों ही हम लोगों को बराबर करनी थी। अब यहां आइए, इसकी लास्ट ईयर की इनकम 45 है। इसे 45 बनाने के लिए 9 की गुणा यहां कर दो, तो यहां भी 9 की गुणा हो जाएगी। अब आप ये देखिए, यहां ये 60 रुपए पिछले साल कमाता था, यहां भी 60 रुपए पिछले साल कमाता है। यहां 45 रुपए पिछले साल कमाता था, यहां भी 45 रुपए पिछले साल कमाता है।
उसने कहा है दोनों की वर्तमान आय का योग। तो ये वर्तमान में 80 रुपए, ये 54 रुपए, दोनों मिला के 134 रुपए। उसने कहा है 24.12 लाख। तो एक बराबर इसके हो जाएगा। तो उसने कहा है पिछले वर्ष ए की आय और अब के वर्ष बी की आय का योग क्या है। तो इसका पिछले वर्ष 60 है और इसका 54 है, दोनों का योग पूछना चाह रहा है, यानी वो 114 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 114 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब देखिए ध्यान से सुनना, पॉइंट लगा लो बेटा, देखो ध्यान से। 114 को 134 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो है 1 से कम ही आएगा, 24.12 से तो कम ही है, थोड़ा सा कम है आंसर, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब आप इसे एक बार डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके मेरे दोस्त देख लेना, आपके सामने आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट लेके कर सकते हो क्या? 134 की जगह 114 दूनी कितने होते हैं? 134 है भाई, काट के देख लो क्या पूरा पूरा कट रहा है? 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छिक्का 12, 2 से काटिए, 2 सत्ते 2 छिक्का 12 होंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे। 67 से कट जाएगा क्या? 67 एकम 67 होते हैं, 3 सत्ता 53 बचेगा, 536 आ जाएगा। 536, 8 सत्ते 56 को 6, हासिल लगे 5, 8 छिंग 48, हाँ ठीक है। 67 से ही कट जाएगा, 67 से ही कितनी बार कटेगा? 67 एकम 67, 67 अट्ठे, इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, पीछे 2 आएगा और पीछे 2 आने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, आपको जो दिमाग में आ रही है, जो भी वैल्यूज आपके दिमाग में आ रही है, उन वैल्यूज की गुणा कर लीजिए, लेकिन सेम वैल्यूज की गुणा इन दोनों में होनी चाहिए, सेम वैल्यूज की गुणा इन दोनों में, सेम वैल्यूज की गुणा इन दोनों में। आपका मेन टारगेट होना चाहिए इसकी लास्ट ईयर इसके लास्ट ईयर के बराबर हो, इसका लास्ट ईयर इसके लास्ट ईयर के बराबर हो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको 2 बार समझा दिया, इससे आराम से मैं नहीं बता पाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको करना है और जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। कल भी ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे, कल भी ऐसे ही क्वेश्चन करने। ये कैसे पता चलेगा भैया? ये क्लियरली पता चल रहा है, जब दोनों लास्ट ईयर की इनकम है तो दोनों बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा पिछले साल तुम 10 लाख रुपए कमाते थे, मैंने कहा पिछले साल और अब के साल मिला के तुम 15 लाख रुपए कमाते हो, तो पिछले साल के तो 10 लाख ही जोड़ोगे ना। तो जब पहले दे दिया पिछले साल 4 था, यहां भी 4 होना चाहिए, या यहां 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए, तो इन दोनों को बराबर करना हो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल करेंगे बेटा कॉइन वाले क्वेश्चन करेंगे और इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।